अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो उसने बताया है कि फ़ियर ऑफ न्यूरोलॉजी जो है ये मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजी का फ़ीवर इट इज़ अनफाउंडेड बिकॉज एवेल्यूएशन ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ मैथमेटिकल एंड फॉलोज अ लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, वो इसीलिए कि मतलब जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो मैथमेटिकल होती हैं और लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करती हैं उसकी इवैल्यूएशन। ठीक है, जो भी मतलब उसकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की इवैल्यूएशन होती है वो मैथमेटिकल है और लॉजिकल सीक्वेंस चाहती है। तो इट इज़ पॉसिबल टू लोकलाइज द लेशन एंड इवन रिड्यूस द अंडरलाइंग कॉज इन मैनी केसेस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन अलोन। यानी हम जो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कह रहा है कि हम लेशन को लोकलाइज कर सकते हैं और इवन हम उसका अंडरलाइंग कॉज भी डिड्यूस कर सकते हैं। बहुत से केसेस में सिर्फ हम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन की बेसिस पे उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसका कॉज और उस लेशन को लोकलाइज कर। अच्छा, अब जो कॉमन रीज़न है ना इस अनजस्टिफाइड फियर का, वो है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ न्यूरो एनाटमी। ठीक है, स्टूडेंट्स को जो है न्यूरो एनाटमी की नॉलेज ही नहीं है और न्यूरो फिजियोलॉजी की भी पुअर अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से उनको ये फियर होता है न्यूरो की एग्जामिनेशन का। ठीक है, फिर इसने कहा है सो वर्किंग नॉलेज ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर लर्निंग न्यूरोलॉजी। ठीक है, हमें एनाटमी और फिजियोलॉजी अच्छे से पता होगी तभी तो हम न्यूरोलॉजी को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस अब जो है हम थोड़ी सी मेन इस चैप्टर में एनाटमी फिजियोलॉजी भी देख लेंगे। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वो लेंथी होती है और इसने कहा है कि उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, दोनों एग्जामिनर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। ठीक है, तो सक्सेसफुल एग्जामिनेशन के लिए हमें ना पेशेंट को एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन देनी होती है, हमें जेंटल होना होता है और रिपीटेशन अवॉइड करनी है। ठीक है, ये पॉइंट्स मेन याद रखें। अब सबसे पहले जैसे एक्सप्लेन की है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में इसने बताया है कि हमने सबसे पहले तो ऑनसेट पूछना होता है, ड्यूरेशन। ठीक है, कब कब से है ऑनसेट, कैसे हुआ, सडन, ग्रेजुअल, कब से है, ड्यूरेशन और प्रोग्रेस पूछेंगे हर एक सिम्टम की। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है, वैसे न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स होते हैं ना वो सडनली स्टार्ट होते हैं अचानक से। ठीक है, और फिर वो रीच कर जाते हैं टू मैक्सिमम। ये सिम्टम्स सडनली स्टार्ट होते हैं और फिर वो मैक्सिमम को रीच कर जाते हैं इन द शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो वो वास्कुलर ओरिजिन का होता है। ठीक है, ऐसा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो सडनली स्टार्ट हो रहा है और थोड़ा ही अरसे में वो मैक्सिमम में जा रहा है वो सिम्टम, तो वो ज़रूर वास्कुलर ओरिजिन का हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक। तो सिम्टम्स जो है वो वैसे जो सिम्टम्स स्लोली स्टार्ट होते हैं और उनको कुछ दिन लगते हैं इवॉल्व होने में, मैक्सिमम पे जाने में, तो वो इन्फ्लामेटरी नेचर के होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे डीमाइलिनेशन, वो स्लोली स्टार्ट होती है, फिर दिन लगते हैं, कुछ मैक्सिमम में जाएगा तो इन्फ्लामेटरी है, जैसे कि डीमाइलिनेशन। तो मतलब ऐसे सिम्टम्स जो स्टार्ट तो स्लो हुए थे लेकिन उनको कुछ दिन लगे थे मैक्सिमम तक जाने में, तो वो इन्फ्लामेटरी थे। लेकिन ऐसे सिम्टम जो स्टार्ट तो स्लोली हुए लेकिन उसको प्रोग्रेस करने में हफ्तों लगे थे, मैक्सिमम तक जाने में हफ्तों लग गए थे, तो ऐसा सिम्टम नियोप्लास्टिक नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेनिंजियोमा। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है वैसे भी इनके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, देयर आर एक्सेप्शंस टू दीज स्टेटमेंट। ठीक है, अब 3 सिम्टम्स जो रिक्वायर करते हैं हिस्ट्री फ्रॉम आई विटनेस, वो है कि हम मतलब आई विटनेस से हमें हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट के अलावा। तो वो है अगर पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का है, फिट्स और मेमोरी इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो इनमें हमें आई विटनेस से हिस्ट्री लेनी होती है। अब सबसे पहले जो है सिम्टमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। कॉमन जो सिम्टम्स हैं न्यूरोलॉजी में वो इन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहला है वर्टाइगो। वर्टाइगो क्या होता है? अच्छा, वर्टाइगो जो है ना ये फीलिंग होती है ऑफ स्पिनिंग। ठीक है, आइदर पेशेंट जो है हिमसेल्फ या फिर उसके सराउंडिंग घूम रही है, स्पिन कर रही है, या तो पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि मैं खुद स्पिन कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ एक अपनी जगह पे, या तो मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो घूम रही हैं, तो उसको कहते हैं वर्टाइगो। ठीक है, अब इसमें जो है ना मोस्ट कॉमन वजह वर्टाइगो की, जिस तरह हमने ENT में भी देखा 4th ईयर में कि वर्टाइगो की मोस्ट कॉमन वजह मसला जो है वो वेस्टिब्यूलर सिस्टम में होता है। ठीक है, इनर ईयर में। अगला सिम्टम है न्यूरो से रिलेटेड सिनकपी। अब सिनकपी क्या है? सिनकपी एक्चुअली सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इसमें हो जाती है। ठीक है, सिनकपी में, और पेशेंट जो है ना वो फॉल डाउन हो जाएगा, गिरेगा और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। लेकिन जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल होगा ना पेशेंट, तो वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें पेशेंट जो है वो गिरेगा, उसकी कॉन्शियसनेस भी लूज़ होगी, लेकिन जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो
उसकी रिकवरी हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो टिपिकल प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं वो आपने थोड़े याद रखने हैं कि मतलब जब वो उसकी कॉन्शियसनेस लूज़ होने वाली होती है उससे पहले उसको कुछ सिम्टम्स होते हैं, यानी उसको टिनाइटस होता है, ठीक है, जिसको कानों में घंटियाँ बजने कहते हैं। इसके अलावा उसकी हेयरिंग कम हो जाती है, विज़न उसकी कम हो जाती है, या इवन विज़न लॉस भी हो जाती है, लॉस ऑफ विज़न। ठीक है, यानी बेहोश होने से पहले ये कुछ उसको प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं, लॉस ऑफ विज़न, लॉस ऑफ हियरिंग, टिनाइटस। ठीक है, उसके बाद वो बेहोश होता है और फिर हॉरिजॉन्टल अगर हो जाएगा तो रिकवरी हो जाएगी। अब गिरेगा तो ओब्वियसली फिर सीधा हो जाएगा तो उससे फिर रिकवरी हो जाती है। अब इसमें जो मैकेनिज़्म है मेनली वो है कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाने की वजह से ये सिनकपी होती है, यानी दिमाग की तरफ ब्लड पहुंचता नहीं है। अब मोस्ट कॉमन जो वैरायटी है वो है वैज़ोवैगल सिनकपी, जो कुछ इंडिविजुअल्स में होता है। वैज़ोवैगल वाली जो है ये टाइप स्पेशली इमोशनल स्ट्रेस में होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सीवियर पेन हो, ठीक है, या फ्राइटनिंग सीन हो, ऐसा कोई डरावनी कोई ऐसी फ्राइटनिंग न्यूज़ हो, तो उसमें इमोशनल ऐसे स्ट्रेस में वैज़ोवैगल सिनकपी होती है, ब्रेन की तरफ ब्लड पहुंच नहीं पाता और इंसान बेहोश हो जाता है, सिनकपी हो जाती है। ठीक है, सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होती है। दूसरी एक और टाइप होती है पोस्चरल हाइपोटेंशन, यानी एक और वजह है पोस्चरल हाइपोटेंशन और कार्डियक एरिथमियाज, ये भी कॉजेज़ हैं सिनकपी के। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज आपने याद रखना है कि वो है वैज़ोवैगल सिनकपी, बाकी ये कॉजेज़ भी हैं सिनकपी के। अच्छा, अब डिजीनेस जो है ना ये एक लूजली यूज टर्म है और हर पेशेंट जो है इसको डिफरेंटली यूज़ कर रहा होता है। अब दो कॉमन सिम्टम्स जो है वो डिस्क्राइब होते हैं एज अ डिजीनेस बाय द पेशेंट, यानी एक तो वर्टाइगो को भी पेशेंट जो है इसी तरह एक्सप्लेन कर रहा होता है एज अ डिजीनेस, और पेंटिंग जो है सिनकपी उसको भी एज अ डिजीनेस कह रहा होता है। ठीक है, तो मतलब पेशेंट डिजीनेस लेवल्स को डिफरेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, यानी जब उनको ये वर्टाइगो हो रहा होता है, चक्कर आ रहे होते हैं, स्पिनिंग जो जिसको हम कहते हैं कि पेशेंट खुद स्पिन करे, उसको महसूस हो कि मैं स्पिन हो रहा हूँ, घूम रहा हूँ, या उसकी सराउंडिंग स्पिन कर रही हैं, तो यानी वर्टाइगो को भी वो एज ए डिजीनेस कह रहा होता है। और अगर पेशेंट बेहोश होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी सिनकपी, तो उसको भी वो डिजीनेस ही कह रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और सिम्टम है न्यूरो का सीजर्स, यानी कन्वर्जेंस जिनको हम कहते हैं। तो सीजर्स या कन्वर्जेंस डिफाइंड होती है एज दी अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कहते हैं हम सीजर्स या कन्वर्जेंस। अच्छा, अब ये कैसे मतलब प्रेजेंट करते हैं सीजर्स या कन्वर्जेंस, यानी ये मोटर भी हो सकती हैं, सेंसरी या बिहेवियरल सिम्टम विथ या विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी इसमें कॉन्शियसनेस लॉस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अच्छा, अब एपिलेप्सी क्या चीज़ है? अच्छा, तो मैंने आपको कहा कि सीजर या कन्वर्जन जो है वो मोटर भी हो सकते हैं, सेंसरी या बिहेवियरल सिम्टम, ठीक है, जिसमें कॉन्शियसनेस लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, सीजर्स में। अब एपिलेप्सी और सीजर में क्या फ़र्क है, ये बहुत पूछा जाता है। एपिलेप्सी याद रखें कि रिकरेंट अगर बार बार सीजर्स हो रहे हैं तो हम उसको कहेंगे एपिलेप्सी। ठीक है, सीजर जो है वो सडन जो जर्किंग होती है, जर्किंग मूवमेंट, एबनॉर्मल डिस्चार्ज जब होता है ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का, तो उसमें जो एक वो सीजर है। लेकिन अगर मल्टीपल सीजर्स हैं तो उनको हम एपिलेप्सी कहेंगे। मल्टीपल सीजर्स ओवर मंथ और ईयर्स, तो मंथ्स टू ईयर्स जिनको लगे वो मल्टीपल जो सीजर्स हैं जिनको मंथ या ईयर्स लगते हैं, बार बार रिकरेंट हो रहा है मंथ्स ईयर से, तो वो एपिलेप्सी कहलाएगा। ठीक है, अब कॉमन टाइप्स जो है इसने बताई है सीजर्स की, सीजर्स, जैक्सोनियन सीजर्स, साइकोमोटर सीजर। ठीक है, टॉनिक क्लोनिक में होता है कि जर्की मूवमेंट पूरी बॉडी में होगी, होल बॉडी में होगी, साथ में पेशेंट की कॉन्शियसनेस भी लॉस होगी, तो उसको हम कहेंगे टॉनिक क्लोनिक सीजर। जो जैक्सोनियन सीजर्स हैं इनमें रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन ना बॉडी के किसी पार्ट पे होगी, यानी फेस पे हो गया, हैंड पे, यूजुअली यानी फेस या हैंड पे होता है, तो किसी मतलब स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे अगर हो रही है कॉन्ट्रैक्शन बार बार रिपीटेड, तो उसको कहेंगे जैक्सोनियन सीजर। और साइकोमोटर सीजर क्या है, जिसमें हेलुसिनेशंस भी होंगी, नाम से पता चल रहा है साइकोमोटर, तो उसमें पेशेंट को हेलुसिनेशंस भी होंगी और पेशेंट जो है कॉन्शियसनेस भी लूज़ करेगा। ठीक है, तो ये साइकोमोटर सीजर, ये तीन मेन टाइप्स हैं सीजर्स की, टॉनिक क्लोनिक, जैक्सोनियन एंड साइकोमोटर। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट इसने बताया मोटर वीकनेस के बारे में, कि मोटर वीकनेस जो है वो या तो मोटर सिस्टम की डिज़ीज़ की वजह से हो सकती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिज़ीज़ है,
या मसल्स की डिजीज़ की वजह से। ठीक है, ये 3 वजूहत हो सकती हैं जिसमें पर्सन को मोटर वीकनेस होगी। मोटर सिस्टम में मसला है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मसल्स में। तो अब वैसे पैरालिसिस जो हम कहते हैं ना, पैरालिसिस में कंप्लीट लॉस ऑफ पावर होता है, लेकिन जो लफ्ज़ पैरालिसिस है, पैरालिसिस का मतलब होता है पार्शियल लॉस ऑफ पावर। ठीक है, ये डिफरेंस आपने थोड़ा सा जहन में याद रखना है कि पैरालिसिस में कंप्लीट लॉस ऑफ पावर होगा, पैरालिसिस में पार्शियल लॉस ऑफ पावर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकनेस को फाइंड आउट करें। जो इंट्राक्रेनियल डिजीज़ होती हैं तो उनमें मतलब ब्रेन में कोई लेशन है, इंट्राक्रेनियल डिजीज़ है, तो उनमें याद रखें मोनोप्लेजिया होगा, यानी किसी एक लिम्ब में वीकनेस होगी। कोई बाजू हो गया एक लिम्ब, या एक पाँव हो गया। ठीक है, तो या इंट्राक्रेनियल डिजीज़ में या तो इस तरह मोनोप्लेजिया होगा या फिर हेमीप्लेजिया होगा, यानी एक साइड की आधी बॉडी में, मतलब 1/2 ऑफ द बॉडी में वीकनेस होगी। ठीक है, तो उसको कहेंगे हेमीप्लेजिया। मोनोप्लेजिया यानी एक लिम्ब में मसला है, वीकनेस है। हेमीप्लेजिया हाफ बॉडी में वीकनेस है। स्पाइनल कॉर्ड की लेशंस अगर हो जाती हैं तो उनमें क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड में लेशन अगर मिल रही है तो उसमें पैराप्लेजिया होगा, यानी दोनों लोअर लिम्स या तो वीक होंगे या क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्री मीन्स 4, तो चारों लिम्स वीक होंगे। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। ब्रेन में था तो मोनो या हेमीप्लेजिया, स्पाइनल कॉर्ड में तो पैराप्लेजिया या क्वाड्रीप्लेजिया, डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस साइड पे इन्वॉल्वमेंट है उस हिसाब से, वरना इसमें मोनोप्लेजिया और हेमीप्लेजिया भी हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, डिपेंड करता है लेशन कितने एक्सटेंट तक है, कहाँ तक है महदूद। ठीक है, अब इसके बाद इसने बताया है कि वीकनेस जो है ना वो पेरिफेरल नर्व्स की डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को न्यूरोपैथी है तो न्यूरोपैथी में भी वीकनेस हो सकती है, यानी पेरिफेरल नर्व्स में अगर वीकनेस है, डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी वीकनेस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूरोपैथी, तो ये मेनली डिस्टल मसल्स को अफेक्ट करेगी। ठीक है, जबकि अगर वीकनेस मसल की डिजीज़ की वजह से हो, यानी मसल में मसला है, नर्व में नहीं, मसल में मसला है, तो वो वाली वीकनेस याद रखें प्रॉक्सिमल मसल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, मोर मार्क्ड होगी। ठीक है, नर्व में अगर मसला होता है तो डिस्टल मसल्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अगर मसला ही मसल में है, मसल की कोई डिजीज़ है, तो उसमें पेशेंट के प्रॉक्सिमल मसल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये कुछ जनरल बातें हैं। अब इसके अलावा इसने बताया है कि वीकनेस ग्रेजुअल ऑनसेट की भी हो सकती है और स्लोली प्रोग्रेस करेगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोपैथीज़ इस तरह होती हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, मायोपैथीज़। ठीक है, तो ये मतलब ग्रेजुअली होती हैं, स्लोली आगे बढ़ती हैं। न्यूरोपैथी, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, मायोपैथी। या फिर सडन ऑनसेट की भी तो हो सकती है वीकनेस, अचानक से पेशेंट को बस वीकनेस हो गई तो वो स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई मोटर वीकनेस। अब थोड़ा सा इसने आगे सेंसरी सिम्टम्स के बारे में बात समझाई है कि 2 तरह के होते हैं सेंसरी सिम्टम्स, पॉजिटिव फिनोमेना, नेगेटिव फिनोमेना। ठीक है, पॉजिटिव फिनोमेना में ना स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, जिसको कहते हैं हम पैरेस्थीसिया, या फिर वो किसी स्टिमुलाई से इंड्यूस होंगे, जैसे टच से इंड्यूस हो, मतलब ऐसा मतलब सेंसरी सिस्टम पॉजिटिव हम तब कहेंगे कि ये पॉजिटिव फिनोमेना है जब वो खुद ही हो, जैसे पैरेस्थीसिया खुद ही जो है वो सेंसरी सेंसेशंस होती हैं, या फिर किसी टच जैसे स्टिमुलाई से अगर इंड्यूस हो, वैसा करने पे जो है वो सेंसेशन एलिसाइट हो, जैसे टच से इंड्यूस हो, तो उसको कहेंगे डिसएस्थीसिया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फिनोमेना में आ जाती हैं। तो इसमें पॉजिटिव में टिंगलिंग, पिन्स एंड नीडल्स, ठीक है, ये महसूस होती है ना, प्रिकलिंग या बर्निंग महसूस होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, टाइटनेस, इलेक्ट्रिक करंट की तरह सेंसेशन महसूस होती हैं, वार्मथ फील होता है, कोल्ड या पेन। अच्छा, एक और वर्ड यूज़ होता है हाइपर एस्थीसिया। हाइपर एस्थीसिया का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्टिमुलस। कोई मामूली सा स्टिमुलस भी होगा तो उसकी सेंसेशन ज़्यादा महसूस होंगी, तो उसको हम कहेंगे, इसको पेशेंट को हाइपर एस्थीसिया है। ठीक है, पैरेस्थीसिया क्या था, पैरेस्थीसिया वाली सेंसेशन जो है ना वो स्पॉन्टेनियसली एलिसाइड हो सकती हैं। डिसएस्थीसिया जो है टच जैसे स्टिमुलाई से एलिसाइड हो रही थी। बहुत ज़्यादा अगर किसी सेंसेशन की ज़्यादा जो है इंक्रीज सेंसिटिविटी हो किसी स्टिमुलस की, तो उसको हाइपर एस्थीसिया कहेंगे। ठीक है, एलोडाइनिया, एलोडाइनिया का मतलब है नॉन पेनफुल स्टिमुलस हो लेकिन पर्सन को वो पेनफुल फील हो रहा हो। ठीक है, तो उसको कहेंगे एलोडाइनिया, है नॉन
पेनफुल स्टिमुलस और उससे पेनफुल सेंसेशंस हो, ठीक है। इसके अलावा हाइपर एल्जेसिया का मतलब है किसी पेनफुल स्टिमुलस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी। अच्छा देखें, हाइपर एस्थीसिया और हाइपर एल्जेसिया में फ़र्क क्या है। हाइपर एस्थीसिया में मतलब किसी भी स्टिमुलस के लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो वो हाइपर एस्थीसिया है, ठीक है। लेकिन हाइपर एल्जेसिया में पेनफुल स्टिमुलस की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत मतलब अगर थोड़ा भी पेन है तो वो उसको ज़्यादा फील हो रहा है, तो उसको हाइपर एल्जेसिया कहेंगे, ठीक है। और उसमें हाइपर एस्थीसिया में सिर्फ किसी भी स्टिमुलस के लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पेन ड्यू टू सेंसरी सिस्टम डिजीज़ इज शाटिका, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसने बताई नर्वस सिस्टम में पेन की, एक एग्जाम्पल बताई है सेंसरी सिस्टम से रिलेटेड। तो सेंसरी में अगर पेन हो पेशेंट को तो उसमें शाटिका का पेन जो लोअर लिम्ब तक पूरा एक्सटेंड करता है ग्लूटियल रीजन से लेके, वो एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सारे हमने देखे पॉजिटिव फिनोमेना। अब सेंसरी में हम नेगेटिव फिनोमेना किसको कहते हैं। नेगेटिव में आ जाता है हाइपोएस्थीसिया या डिक्रीज्ड सेंसेशन जिसको कह रहे हैं, यानी कम महसूस हो रहा है, तो ये नेगेटिव फिनोमेना है, ठीक है। पेशेंट को अवेयरनेस है कि सेंसेशन जैसे कि टच, पेन, ठीक है, टेम्परेचर, ये सेंसेशन मतलब उसकी उस अफेक्टेड साइड पे एब्सेंट है या कम हो गई हैं या डिमिनिश हो गई हैं या बिल्कुल एब्सेंट हो गई हैं, वो उसको पता होता है कि मेरी ये सेंसेशन यहाँ पे मुझे महसूस नहीं हो रही, तो इसको कहते हैं नेगेटिव फिनोमेना, यानी ये हाइपोएस्थीसिया या डिक्रीज सेंसेशन है, ठीक है। अब ये इनएडवेरेंटली बर्न की वजह से हो सकता है, यानी उस पार्ट को बर्न कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उस जगह पे पेन नहीं हो रहा, तो पेशेंट अगर घोलती हुई गर्म चीज़ में अगर हाथ डालेगा उसको टेम्परेचर फील ही नहीं हो रहा, उसको हाइपोएस्थीसिया है, तो उसका हाथ तो जल जाएगा, इंजरी होगी, ठीक है। तो ये उसको बर्न भी कर सकता है उस अफेक्टेड पार्ट को, या फिर वो कोई भी फील नहीं करेगा, कोई भी पेन उस इंजर्ड या पार्ट में फील नहीं करेगा, तो उससे इन्फेक्टेड फूड हो सकता है। जैसे डायबिटीज़ में जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, तो उस वजह से जब पर्सन वॉक करता है, चलते फिरते कभी भी अगर पाँव में कोई भी चीज़ लग रही है, तो उसको न्यूरोपैथी की वजह से हाइपोएस्थीसिया हो जाता है, तो उसको वो चीज़ फील नहीं होती कि उसको कोई चीज़ लगी है, ठीक है। बार बार उस पर रिपीटेड ट्रॉमा हो के अल्सर बनता है, अल्सर के बाद इन्फेक्शन होता है और डायबिटिक फुट हो जाता है। तो इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है डायबिटिक न्यूरोपैथी की, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव फिनोमेना में आता है हाइपोएस्थीसिया में। एक और कंप्लेन है नमनेस, ठीक है, सुन्न हो गया है। नमनेस is another complaint but it means weakness or heaviness to some people rather than the loss of sensation। अब कुछ लोग जो है ना numbness को loss of sensation नहीं कह रहे होते, वो कहते हैं पाँव भारी हो गया है, ठीक है, या weakness हो गई है इस पाँव में या हाथ में, जहाँ पे भी numbness है वो उसको weakness कह रहे होते हैं या heaviness कह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन असल में numbness loss of sensation होता है, जो कि हम कहते हैं सुन्न हो गया है, बिल्कुल सेंसेशन लॉस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो हम हाइपोएस्थीसिया और ये कह रहे हैं ना, इसमें नेगेटिव फिनोमेना में हाइपोएस्थीसिया और डिक्रीज सेंसेशन, तो एनाल्जेसिया क्या है फिर। अब एनाल्जेसिया वर्ड जो है ना, वो पार्टिकुलरली पेन के लिए ही यूज़ होता है, मतलब सेंसेशन हुई तो एब्सेंट है, जिस तरह हमने हाइपोएस्थीसिया में कहा कि सेंसेशन डिक्रीज़ हो गई है या एब्सेंट हो गई है, यहाँ पे भी सेंसेशन एब्सेंट है लेकिन पार्टिकुलरली इन सेंस ऑफ पेन, ठीक है, पेन डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हेडेक। अब हेडेक जो है ये भी एक कॉमन सिम्टम है, ठीक है। अगला ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, हेडेक बहुत कॉमन है। इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हमने न्यूरो में भी डिस्कस किया है, ठीक है। एक है टेंशन हेडेक, जो कि मोस्ट कॉमन वेराइटी है टेंशन की वजह से, ठीक है। इसका प्रेसिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है, प्रेसिंग किस्म का, और ये शाम के टाइम पे ज़्यादा वर्सन हो जाता है। टेंशन हेडेक शाम के टाइम पे ज़्यादा वर्स होगा। दूसरा हेडेक की टाइप है वास्कुलर हेडेक। अब वास्कुलर में एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है माइग्रेन, ठीक है। अब इसका कैरेक्टर कैसा है, अगर टेंशन हेडेक प्रेसिंग है तो माइग्रेन का कैरेक्टर आपने याद रखना है थ्रॉबिंग है, क्योंकि हेडेक की हिस्ट्री लेते हुए आपने डिफ्रेंशिएट करना, आपने उनसे कैरेक्टर भी पूछना है पेन का, तो आपने तभी आप डायग्नोसिस की तरफ जाओगे। तो माइग्रेन में आपको थ्रोबिंग कैरेक्टर मिलता है, ठीक है, और वो एपिसोडिक नेचर का पेन होता है माइग्रेन का, ठीक है। उसके बाद हेडेक ड्यू टू मेनिंजाइटिस एंड सब एरेक्नॉइड हेमरेज इज़ एसोसिएटेड विद द साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, ठीक है। आपको अगर पेशेंट को जो है मेनिंजाइटिस है
या उसको इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुई है यानी सब एरेक्नॉइड हेमरेज हुई है फॉर सपोज़, तो उसमें आपको साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन मिलेंगे। कौन से? जिसमें कर्निक साइन, ब्रुजिंस्की साइन, ये सारे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, वो भी मिलेंगे हेडेक के साथ। ठीक है, अगर वो हेडेक इस इंट्राक्रेनियल हेमरेज यानी सब एरेक्नॉइड हेमरेज की वजह से या मेनिंजाइटिस की वजह से, क्योंकि इसमें हेडेक होता है, स्टिफ नेक होता है, तो ये हमें मिलेंगे मेनिंजियल इरिटेशन के साइन। लेकिन अगर कोई ट्यूमर है, कोई ना कोई ब्रेन एब्सेस है, यानी ऐसी कोई ब्रेन में स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन है, उसकी वजह से अगर हेडेक है, तो उसमें साथ में पेशेंट को हिस्ट्री में आपको वॉमिटिंग भी मिलेगी और वीकनेस भी मिलेगी ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, वॉमिटिंग और किसी बॉडी के हिस्से में किसी जो है वीकनेस होगी, स्पेस ऑक्यूपाइंग अगर लेशन है, और पेपिलिडीमा भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो इस तरह से आपने हेडेक को जहन में रखना है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिम्टमेटोलॉजी कंप्लीट हुई। अब जो आ जाता है अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अगर ये फॉलोइंग एनाटमिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स हमें पता हों तो ये इजी हो जाता है कि हम लेजन को जो है विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम में लोकलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें एनाटमी अच्छी पता होगी, फिजियोलॉजी अच्छी पता होगी, तो हम आसानी से उसको लोकलाइज करेंगे कि भाई लेजन कहाँ है। ठीक है, क्लिनिकल ग्राउंड पे मेन हमारा टारगेट, हमारा एम यही होता है, व्हाट इज़ द लेजन, वेयर इज़ द लेजन। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं हमारी न्यूरो में कि लेजन है क्या और लेजन है कहाँ, उसको लोकलाइज करना होता है। तो एनाटमी में सबसे पहले आप देखें मोटर कॉर्टेक्स। अच्छा, उसके लिए आप अच्छा इस फिगर में देखिए 6.1 में मोटर कॉर्टेक्स जो है ये इसने शेडेड एरिया दिखाया है। मोटर कॉर्टेक्स ना एंटीरियर एस्पेक्ट को ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल सल्कस के। देखिए फिगर में ये जो शेडेड एरिया है ना, उसमें सेंट्रल सल्कस भी इन्होंने दिखाया है। ठीक है, सेंट्रल सल्कस जो है जिसको हम रोलैंडिक फिशर कहते हैं, रोलैंडिक फिशर। ठीक है, इसके आगे वाला एरिया जो है वो हमारा मोटर कॉर्टेक्स होता है, सेंट्रल सल्कस के आगे। ठीक है, तो हमारा मोटर कॉर्टेक्स सेंट्रल सल्कस के आगे वाला हिस्सा है एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ द प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है, ये जो प्री सेंट्रल गायरस बना हुआ है उसका एडजेसेंट पार्ट, ये सारा हमारा शेडेड एरिया मोटर कॉर्टेक्स डिनोट कर रहा है। अब बॉडी जो होती है हमारी, हमें पता है कि अपसाइड डाउन होती है। ठीक है, हमने न्यूरो एनाटमी में भी डिस्कस किया हुआ है। होमोनोकुलस जो है वो अपसाइड डाउन होता है, यानी जो हेड और फेस हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं इन द इन्फीरियर पार्ट। ठीक है, वो इन्फीरियर पार्ट में रिप्रेजेंट होंगे ब्रेन में, लेकिन हमारी जो लेग्स हैं वो अपर पार्ट में जो है रिप्रेजेंट होती हैं और मीडियल पार्ट में। ठीक है, लेग्स अपर और मीडियल पार्ट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द हेमिस्फीयर में, लेकिन जो फेस है और हेड है ये इन्फीरियर पार्ट में। तो हमारी मतलब बॉडी अपसाइड डाउन होती है। अब वो बॉडी के पार्ट जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और हमारी स्किल्ड मूवमेंट्स करते हैं, जैसे टंग, हमारी फिंगर्स, हमारा थंब, तो इनका लार्जेस्ट एरिया होता है कॉर्टिकल रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, जिनका ये इस तरह के ज़्यादा फंक्शन होता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम काम करते हैं जिनसे, तो वो कॉर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा हर एक हेमिस्फीयर जो है वो ऑपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, ये तो बात हमें क्लियर है। ठीक है, मोस्ट क्रेनियल और हमारा एक्सियल जो मस्कुलेचर है वो दोनों हेमिस्फीयर में रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि ये मसल्स जो हैं वो यूनिलेटरल लेजन में अफेक्ट नहीं होते। ठीक है, ये बात समझ में आई कि हमारा एक तो क्रेनियल और पूरा जो हमारा एक्सियल मस्कुलेचर है, हमारी पूरी बॉडी का, लिम्स नहीं, एक्सियल वाला, तो उसको क्योंकि हमारे दोनों हेमिस्फेयर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो अगर एक साइड पे लेजन होती है तो दूसरे साइड वाला तो सलामत है ना, तो इसीलिए हमारा एक्सियल और क्रेनियल हिस्सा के जो मसल्स हैं वो एक साइड की लेजन्स में अफेक्ट नहीं होते, जबकि लिम्स वगैरह ये होते हैं। ठीक है, अब आ जाएँ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स पे। ये हो गया मोटर कॉर्टेक्स। अब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के लिए आप ये फिगर भी देखते जाएं 6.2, इसमें वैसे मोटर पाथवेज दिखाए गए। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन का एक्सॉन होता है, हमें पता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में। तो एक्सॉन जो है मोटर न्यूरॉन्स के वो नीचे डाउनवर्ड एक्सटेंड करते हैं और ये कोरोना रेडिएटा बनाते हैं। ठीक है, क्या बना देंगे? कोरोना रेडिएटा। ये देखिए फिगर 6.2 में जो है मोटर एरिया बना हुआ है। ठीक है, और उसमें से देखिए एक्सॉन्स नीचे डाउनवर्ड पास कर रहे हैं जो कि कोरोना रेडिएटा बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये एक्सॉन्स ना इंटरनल कैप्सूल के भी पोस्टीरियर लिम्ब में से पास करते हैं। एंड
एंटीरियर 2/3 ऑफ द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ एंटीरियर कैप्सूल। यानी हमारा इंटरनल कैप्सूल होता है, ठीक है, उसका भी पोस्टीरियर लिम्ब जो है ना, उसके भी एंटीरियर 2/3 में से हमारा कोरोना रेडिएटा ये पास करता है, ठीक है ये एक्सॉन्स ही हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स के ही एक्सॉन्स हैं और ये यहाँ से इंटरनल कैप्सूल से पास करते हैं। अब यहाँ पे बॉडी जो है ना वो रिप्रेजेंट होती है फ्रॉम फ्रंट टू बैक। ये फाइबर्स हमारे मिडल 3/5 ऑफ द सेरेब्रल पेडंकल्स ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन की CNS की एनाटमी में सेरेब्रल पेडंकल्स जो होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे न्यूरो एनाटमी में, तो उन पेडंकल्स का 3/5 जो है वो यही फाइबर्स ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं मिड ब्रेन में, ठीक है। और थोड़े बहुत ये पॉन्स में भी स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। ऊपर से ये मोटर एरिया से ये आ रहे हैं फाइबर्स, ये न्यूरॉन्स के ये एक्सॉन्स हैं, इंटरनल कैप्सूल से पास किए हैं, इन्होंने सेरेब्रल पेडंकल भी बनाया है मिड ब्रेन में और पॉन्स तक ये स्कैटर्ड है। अब मेडुला ओब्लोंगेटा में जो मोस्ट ऑफ द फाइबर्स है ना वो फिर ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं, क्रॉसिंग होती है उनकी मेडुला ओब्लोंगेटा के लेवल पे, ठीक है। पहले तो मिड ब्रेन होता है ना, फिर पॉन्स, फिर मेडुला होता है, तो पॉन्स तक थोड़े स्कैटर्ड थे। अब मेडुला ओब्लोंगेटा पे ऑपोजिट साइड पे ये क्रॉस करते हैं एंड ऑन इट्स वेंट्रल एस्पेक्ट फॉर्म प्रोट्यूबरेंस कॉल्ड पिरामिड्स, ठीक है। अपने वेंट्रल एस्पेक्ट पे, डोर्सल नहीं, वेंट्रल सामने वाला जो होता है, तो वहाँ पे वेंट्रल एस्पेक्ट पे मेडुला के लेवल पे क्रॉसिंग करके फिर ये कुछ प्रोट्रूबरेंस बनाते हैं, उन प्रोट्रूबरेंस को हम पिरामिड्स कहते हैं। ये सारा फिगर में बना हुआ है, आप उसको साथ साथ देखें, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स को इसीलिए हम पिरामिडल ट्रैक्स भी कहते हैं, ये बात याद रखें, ठीक है। कॉर्टेक्स से निकले हैं ना, कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं, तो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं, तो क्योंकि ये यहाँ पे आके क्रॉसिंग हुई है और फिर प्रोमिनेंस बनाई है पिरामिड्स, तो इसीलिए हम इनको पिरामिडल ट्रैक्स भी कहते हैं। अब ये लेटरल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में डिसेंड करेंगे, यानी स्पाइनल कॉर्ड का भी जो हिस्सा है ना, एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर, तो उस स्पाइनल कॉर्ड में लेटरली नीचे जाएंगे और ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बनाएंगे, जिसको हम पिरामिडल ट्रैक भी कहते हैं, ठीक है। बाकी जो फाइबर्स रह जाएंगे वो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स बनाएंगे, जो कि हमारे मिडल थोरेसिक रीजन में ख़त्म होंगे। यानी ये फाइबर्स नीचे तो जा रहे हैं, लेकिन नीचे जाके कहाँ पर एंड हो रहे हैं, ये मेडुला के लेवल पे इन्होंने पिरामिड्स बनाया, पिरामिड से ये जब नीचे जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में, तो एक लेटरल हिस्सा बना है इन फाइबर्स का, जिसको हम कह रहे हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, और एक एंटीरियर हिस्सा बना है, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। एंटीरियर वाला जो है वो मिडल थोरेसिक रीजन पे जाके ख़त्म हुआ है, ठीक है। कुछ फाइबर्स जो है ना वो इसके कुछ फाइबर्स क्रॉस करते हैं एंटीरियर कमिशर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे एट वेरियस लेवल, बहुत से पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनकी भी क्रॉसिंग होगी, फिर जाके आखिर में जाके जब ये टर्मिनेट कहाँ पे होंगे, एंटीरियर हॉर्न सेल्स, ठीक है। यानी कुछ जो है ना एंटीरियर कमिशर पे क्रॉस होके फिर एंटीरियर हॉर्न सेल्स पे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्रॉस नहीं भी हो रहे, वो सीधे सीधे नीचे जा रहे हैं और इप्सिलेटरल ही एंटीरियर हॉर्न सेल्स पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। ख़त्म एंटीरियर हॉर्न सेल्स पे हो रहे हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, ठीक है। ख़त्म वहीं मिडल थोरेसिक रीजन में, वहाँ पे जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स है ना, वहाँ पे कुछ क्रॉस होके एंटीरियर हॉर्न सेल्स में जा रहे हैं, कुछ इप्सिलेटरली जा रहे हैं। अब एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है ना, एक एंटीरियर हिस्सा बना, एक लेटरल बना। जो एंटीरियर है वो याद रखें हमारे एक्सियल मस्कुलेचर की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, हमारा जो एक्सियल मस्कुलेचर है। उसके बाद इसने बताया वाइल पासिंग थ्रू द ब्रेन स्टेम द फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेनियल मस्कुलेचर कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स टर्मिनेट इन द न्यूक्लियाई ऑफ वेरियस क्रेनियल नर्व्स। यानी ऑब्वियसली ऊपर से फाइबर्स आ रहे थे, तो ब्रेन स्टेम में से जब पास कर रहे हैं तो एक्सियल का तो सारा देख लिया कि एक्सियल मस्कुलेचर को ज़्यादातर उसमें भी एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक वाले फाइबर कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमारे क्रेनियल मस्कुलेचर को कौन कंट्रोल करेगा, क्रेनियम में जो हमारे मसल्स हैं, तो उनको क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई करेंगे। तो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में भी कुछ इसी के ही फाइबर्स जाते हैं, मोटर फाइबर्स, ऑब्वियसली मोटर एरिया है, तो इन फाइबर्स को नाम दे दिया कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स। यानी वही जो आ रहा था पूरा ट्रैक कोरोना रेडिएटा से लेके सारा, तो जब ब्रेन स्टेम में जब मेडुला पे उन्होंने पिरामिड बनाया, क्रॉसिंग हुई, नीचे गया, लेटरल ट्रैक बना, एंटीरियर ट्रैक बना, लेकिन कुछ फाइबर्स इन्होंने क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई को भी दिए, तो उनको हमने कह दिया कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स,
ठीक है। सारी जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है ना, वो ये कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स रिसीव करते हैं दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर से, एक्सेप्ट वो हिस्सा 7th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस का जो कि लोअर हाफ ऑफ द फेस को सप्लाई करता है। ठीक है, हमारा जो चेहरा है, हमारा फेस जो है, उसका जो लोअर हिस्सा होता है ना, ये बात आपको बेल्स पाल्सी में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो हमारे चेहरे का जो लोअर हिस्सा है उसको सिर्फ कॉन्ट्रालेटरल हेमिस्फेयर वाले ही फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, फेस को कौन से करती है, 7th करती है ना फेशियल क्रेनियल नर्व, तो फेशियल क्रेनियल नर्व जो चेहरे के लोअर हिस्से को सप्लाई करती है, तो लोअर हिस्सा जो है दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से नहीं लेता फाइबर्स, वो सिर्फ कॉन्ट्रालेटरल से लेगा, जबकि चेहरे का ऊपर वाला हिस्सा दोनों हेमिस्फीयर से लेता है। ठीक है, नीचे वाला चेहरा हमारा वो सिर्फ कॉन्ट्रालेटरल हेमिस्फीयर से फाइबर लेगा, और बाकी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से फाइबर ले रही हैं, ये कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसीलिए जब भी किसी साइड पे ब्रेन में अगर लेजन होती है और उसमें अगर 7th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के भी फाइबर्स ये कॉर्टिकोबल्बर अफेक्ट होंगे, तो उसमें मसला ये होता है कि क्योंकि इसको दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से सप्लाई नहीं मिल रही, जबकि चेहरे के ऊपर वाले हिस्से को मिल रही है। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा बच जाता है, फेशियल नर्व की लेजन में बच जाता है, क्योंकि एक हेमिस्फीयर में अगर लेजन है, ट्यूमर वगैरह है, कुछ भी है मसला, तो उसको दूसरे हेमिस्फीयर से फाइबर मिल रहे हैं। लेकिन फेस के नीचे वाले हिस्से को सिर्फ एक आधा हेमिस्फीयर ही सप्लाई कर रहा है। अगर वही सप्लाई में लेजन हो गई तो दूसरा हिस्सा तो उसको फाइबर्स ही नहीं दे रहा, तो इसीलिए बेल्स पाल्सी में जो है लोअर फेस जो है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि उसको एक हेमिस्फीयर से फाइबर मिलते हैं। वो डिपेंड करता है, फिर हम देखेंगे बेल्स पाल्सी में कि सुप्रा न्यूक्लियर लीजन है या इंफ्रा न्यूक्लियर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये हो गए कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स। अब उसके बाद आता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में वो हिस्से हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अदर देन द मोटर कॉर्टेक्स एंड कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ठीक है, जो हमारा मोटर कॉर्टेक्स है और हमारा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक सारा हमने देखा, उसका पूरा पाथवे एक चीज़ देखी। इनके अलावा जो रह गया हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो हमारी मूवमेंट्स और पोस्चर को कंट्रोल करता है, मूवमेंट और पोस्चर, वो वाला हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, इनके अलावा मूवमेंट और पोस्चर को कंट्रोल करने वाला वो है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। उसमें आपको पता हो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। दे इंक्लूड नंबर 1 बेसल गैंग्लिया, नंबर 2 सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, नंबर 3 सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड नंबर 4 रेड न्यूक्लियाई। ठीक है, बेसल गैंग्लिया, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड रेड न्यूक्लियाई, ये 4 चीज़ें आपने एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम की याद रखनी है। ठीक है, 2 वर्ड तो एस से हैं, एक तो बेसल गैंग्लिया है, बेसल गैंग्लिया, एस से सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, एस से सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड आर से रेड न्यूक्लियाई। ठीक है, अब आ जाए स्पाइनल कॉर्ड पे। अब स्पाइनल कॉर्ड के आपको एक्सटेंशन पता हो, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वाइवा में कि स्पाइनल कॉर्ड हमारा एक्सटेंड करता है ऊपर जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा से लेके हमारी L2 L3 तक। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है ना बिटवीन L1 एंड L2, सॉरी L1 एंड L2 के दरमियान। अच्छा, इस फिगर में देखिए 6.3 में एक्सटेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दिखाया गया है। याद रखें, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम लोअर एंड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा टू इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन L1 एंड L2। ठीक है, L1 और L2 इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान तक एक्सटेंड करती है। अब स्पाइनल सेगमेंट्स क्या हैं? वो हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का जो राइज देता है पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स को, यानी उस हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का जहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलती है ना, उसको हम कहेंगे स्पाइनल सेगमेंट। ठीक है, तो स्पाइनल सेगमेंट्स की ना डिवीज़न की गई है। आप पेज पे भी देखें तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजल, यानी वो हिस्सा हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का, देख रहे हैं अंदर वाली का कि वो कितने हैं। ठीक है, सर्वाइकल जो है 8 है, 8 सर्वाइकल सेगमेंट कॉर्ड के अंदर वाली के, ब्लू वाली जो दिखाई गई है। ठीक है, 8। थोरेसिक में 12 होते हैं स्पाइनल सेगमेंट, इनमें से नर्व्स निकलती है ना, तो थोरेसिक के 12 हैं, लंबर 5, सैक्रल भी 5 है, कॉक्सिजल 1 या 2। ठीक है, सर्वाइकल तो 8 है, लेकिन थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, कॉक्सिजल 1 है या 2 होंगे। ठीक है, अब इसने बताया कि जैसे हमें पता है कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये जो हड्डी बनी हुई है इसके साइड्स में वर्टिब्रल कॉलम सारे, तो
तो देखिए इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम से छोटी है, ठीक है, छोटी होती है। स्पाइनल सेगमेंट्स बिल्कुल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्री के अगेंस्ट लाई नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सर्वाइकल 1 है तो उसके पीछे ही सर्वाइकल 1 होगी, या थोरेसिक 7 है तो उसके पीछे ही स्पाइनल, मतलब वर्टिब्री अगर थोरेसिक 7 है तो उसके पीछे ही स्पाइनल सेगमेंट थोरेसिक 7 का होगा, ऐसा नहीं है। जो फॉर्मूला है टू डिटरमाइन कि कौन सा स्पाइनल सेगमेंट इस पर्टिकुलर वर्टिब्रल बॉडी के पीछे लाई कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला आप याद करें कि सर्वाइकल वर्टिब्री के लिए आपने ऐड करना है 1, ठीक है, 1 नंबर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो कि 5th सर्वाइकल वर्टिब्री है, 5th, उसके पीछे स्पाइनल सेगमेंट कौन सा है, तो आप 5th में 5 में प्लस करोगे 1, ठीक है, तो कौन सा आया, नंबर 6, 5 + 1 6। तो 5th सर्वाइकल वर्टिब्री के पीछे 6th सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट है, ठीक है। लेकिन थोरेसिक के लिए क्या फॉर्मूला है, थोरेसिक में आपने, अच्छा थोरेसिक में जो है ना 1 - 6, ठीक है, 1 - 6 कितना होता है, 2, सॉरी 1 to 6 जो है 1 to 6 थोरेसिक वर्टिब्रा है, तो उनमें हम जो है करेंगे ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर 4th थोरेसिक वर्टिब्रा है तो उसमें हमने 4 + 2 कर दिया, कितना बना, 6 बना। तो 4th वर्टिब्रा के पीछे 6th थोरेसिक स्पाइनल सेगमेंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो थोरेसिक में हमने +2 करना है। उसके बाद देखिए 6 तक तो अगर थोरेसिक वर्टिब्रा है तो हम +2 करेंगे, लेकिन 6 के बाद टोटल तो 12 थोरेसिक होती है ना, तो 7 से लेकर 9 थोरेसिक वर्टिब्रा तक फिर हम ऐड करेंगे 3, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 9th थोरेसिक वर्टिब्रा है तो उसमें 9 + 3 12 थोरेसिक स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है। इसी तरह 10th जो थोरेसिक वर्टिब्रा होगी, 10th थोरेसिक वर्टिब्रा में आप एक बात याद आपने रखनी है, ठीक है। बाकी तो आपने रूल आपको याद हो गए, सर्वाइकल में +1 करना है, थोरेसिक 1 से 6 तक +2 करेंगे, लेकिन थोरेसिक 7 से 9 तक +3 करेंगे। अब आप जो 10th थोरेसिक वर्टिब्रा है उसमें एक बात याद रखें कि 10th वाली जो है ना नंबर 1 और 2 स्पाइनल सेगमेंट्स के पीछे होती है, यानी उसके नीचे 1 और 2 लंबर स्पाइनल सेगमेंट्स होंगे। जो 10th थोरेसिक वर्टिब्री होगी उसके पीछे नंबर 1 L1 और L2 है स्पाइनल सेगमेंट्स हैं, ठीक है। और जो 11th थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड का L3 और L4 स्पाइनल सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। और जो 12 होती हैं टोटल थोरेसिक, 12th जो थोरेसिक वर्टिब्रा होगी वो नंबर 5 और अपर जो सैक्रल स्पाइनल सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर लाई कर रही होगी, ठीक है। तो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा L5 और अपर सैक्रल स्पाइनल सेगमेंट में होंगे, ठीक है। अब रह गई लंबर वर्टिब्री, जो पहली लंबर वर्टिब्री है ना उसके नीचे हमारी लोअर सैक्रल और कॉक्साइजल जो स्पाइनल सेगमेंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला है कि किस पार्टिकुलर वर्टिब्रल बॉडी के पीछे कौन सा स्पाइनल सेगमेंट लाई कर रहा है, ठीक है। अब आ जाए रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स पे। जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया, स्पाइनल सेगमेंट्स जो है ना वो उस रिस्पेक्टिव वर्टिब्री को कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन जो रूट्स हैं स्पाइनल नर्व्स की वो पास करती हैं थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्री, ठीक है, वो उनमें से पास करती हैं। यानी स्पाइनल सेगमेंट्स में से नर्व्स निकलती है ना, वो नर्व्स उसी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्री से पास करती हैं। यानी अगर सर्वाइकल रूट देखें C1 से लेके C7 तक जो है एंटर और लीव उसी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्री से करेंगी। C1 स्पाइनल सेगमेंट में से C1 वाली ही वर्टिब्री से निकलेगा, ठीक है। इसी तरह C7 वाला जो होगा सारी बीच में जितनी भी है वो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग से निकलेगी। C8 एंटर करेगी और लीव करेगी बिलो द C7 वर्टिब्रा, ठीक है। ये एक जनरल बात है, यानी C1 से C7 तक तो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग से निकलेगी, लेकिन जो C8 है ना, C8 नर्व रूट की बात कर रही हूँ, जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड पड़ी है उनमें से नर्व निकल रही है ना C8 वाले हिस्से से, वो नीचे से थोड़ा सा निकलेंगी, यानी C7 वर्टिब्री के नीचे से निकलेंगी। बाकी सारे जितने भी रूट्स हैं वो एंटर और लीव बिलो द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा करेंगे, ठीक है। तो C1 से C7 तक तो उसी वाली कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से करेंगे, लेकिन C8 वाली जो है वो C7 वर्टिब्री के नीचे से निकलेंगे
और बाकी जो रिमेनिंग है वो सब भी उसके थोड़ा सा एक नंबर नीचे से निकलेंगे, ठीक है। यानी सपोज थोरेसिक 1 है तो वो उसके C8 के नीचे से निकलेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब कॉनस मेडुलैरिस क्या है? कॉनस मेडुलैरिस जो है ये टर्मिनल पार्ट जो है ना स्पाइनल कॉर्ड का, उसको कहते हैं कॉनस मेडुलैरिस। और कॉर्डा इक्विना, लंबर, सैक्रल, कॉक्सीजल, इन सब के स्पाइनल नर्व्स के जो रूट्स हैं और उनकी कवरिंग मेम्ब्रेन्स उनके ऊपर जो है वो कहलाती है कॉर्डा इक्विना, ठीक है। ये बात समझ में आई कि कॉर्डा इक्विना में रूट्स हैं, यानी वो एक हॉर्स टेल की तरह ही होता है बिल्कुल, जिसमें लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजल स्पाइनल नर्व्स के रूट्स हैं और उनको मेम्ब्रेन्स कवर कर रही है, ठीक है। सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर और वाइट मैटर आ जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ग्रे मैटर जो है वो सेंटर होता है और उसमें से प्रोजेक्शन बनती है जिनको हॉर्न कहते हैं। 2 एंटीरियर हॉर्न हैं जिनमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, 2 पोस्टीरियर हॉर्न हैं जिनमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। सेंटर में एक सेंट्रल कनाल होती है जिसको एपिडेर्मल सेल्स लाइन करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर, वाइट मैटर है, 2 एंटीरियर हॉर्न, 2 पोस्टीरियर हॉर्न, ग्रे मैटर। अच्छा, अब ये फिगर देखें 6.4, इसमें कॉनस मेडुलैरिस भी शोन है और कॉर्डा इक्विना, ठीक है। कॉनस मेडुलैरिस मैंने आपको बताया जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये टर्मिनल पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, और कॉर्डा इक्विना रूट्स हैं लंबर, सैक्रल और कॉक्साइजल स्पाइनल नर्व्स के, जो कि मेम्ब्रेन्स के साथ भी कवर हुए हैं, ठीक है। अब वाइट मैटर की बात करें, ग्रे मैटर मैंने आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड का, देखिए फिगर 6.6 में देखें, ग्रे मैटर जो है वो सेंट्रल पार्ट है जिसमें 2 हॉर्न्स हैं, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न। एंटीरियर जो है वो मोटर होता है, पोस्टीरियर सेंसरी होता है, बीच में देखिए कनाल है जो कि एपिडेर्मल सेल्स के साथ लाइन हुई हुई है, ठीक है। अब वाइट मैटर देखिए स्पाइनल कॉर्ड का, वाइट मैटर जो है ना वो आउटसाइड लाई करता है, ठीक है, और इसमें वेरियस ट्रैक्स रन कर रहे होते हैं इसके अंदर। सेंसरी ट्रैक्स जो है वो डोर्सल कॉलम्स होते हैं, या जिसको हम पोस्टीरियर हॉर्न कह रहे हैं, ठीक है। पीछे पोस्टीरियर जो है वो सेंसरी ट्रैक्स हैं। मेन जो मोटर ट्रैक्स हैं वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स हैं, जो हमने अभी देखे ना पीछे बढ़ के आए, ऊपर से आ रहे थे, लेटरल बने थे, एंटीरियर बने थे, लेकिन मेन जो मोटर है वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स है। कुछ मोटर फाइबर्स मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स में भी रन करते हैं, तो मतलब एंटीरियर और लेटरल तकरीबन मोटर हो गया, ठीक है। तो कुछ लेटरल में हो गए, कुछ एंटीरियर में हो गए। उसके बाद आ जाए स्पाइनल नर्व्स पे। अब देखिए स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये, इसमें मोटर भी आ जाती है, सेंसरी रूट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। मोटर रूट जो कि एंटीरियर रूट है, ये बना किस चीज़ का हुआ है? ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स के ही एक्सोन्स हैं। अब हम नर्व्स की बात कर रहे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, तो उसमें भी जो नर्व्स जो निकलती हैं वो ऑब्वियसली मोटर और सेंसरी रूट्स बनते हैं पहले तो, ठीक है। तो मोटर रूट अगर आप फिगर में भी देखो तो एक एंटीरियर आगे रूट निकल रहा है, एक पीछे पोस्टीरियर रूट। तो एंटीरियर रूट देखें, एंटीरियर जो मोटर रूट होता है ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स का ही एक्सोन्स निकल रहे हैं जो कि मोटर एंड प्लेट ऑफ द मसल्स पे जाके ख़त्म होंगे, इनर्वेटेड बाय दैट रूट। यानी ये पर्टिकुलर रूट जिस मसल को सप्लाई करेगा ना, वहाँ पे जाके उसकी मोटर एंड प्लेट पे जाके ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स का एक्सोन ख़त्म होगा, ठीक है। इसी तरह पीछे ये जो पोस्टीरियर रूट है ये सेंसरी होगा, आगे वाला मोटर है मसल पे एंड हो रहा है, मोटर एंड प्लेट पे। पीछे वाला पोस्टीरियर रूट जो होता है वो याद रखिएगा सेंसरी होता है। इसमें एक्सोन्स होते हैं, सेंट्रल एक्सोन्स ऑफ द डोर्सल रूट गैंग्लियन विच एंटर द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या होते हैं इसमें? सेंट्रल एक्सोन्स होते हैं ऑफ द डोर्सल रूट गैंग्लियन, यानी सेंसरी है तो ये सेंट्रल नर्वस स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, पेरिफेरी से स्पाइनल कॉर्ड में। अब ये देखिए पोस्टीरियर रूट का एक गैंग्लियन बना हुआ है ना, इसमें से ही वो आए हैं सेंसेशंस लेके, पहले इसमें आते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन में और फिर यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर रूट के अंदर। तो मोटर वाला स्पाइनल कॉर्ड से लेके जा रहा है, लेकिन पोस्टीरियर सेंसरी है तो वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहा है मैसेज, ठीक है। पेरिफेरल एक्सोन्स, इस वाले पीछे के वाले के पोस्टीरियर रूट के जो पेरिफेरल एक्सोन्स हो गए ना ऑफ दीज न्यूरॉन्स जॉइन द मोटर रूट एंड फॉर्म अ सेंसरी पार्ट ऑफ द स्पाइनल नर्व, ठीक है। अब देखिए यही आगे वाले सेंसरी पार्ट से जो है वो मोटर रूट के साथ जो है मिल रहा है, यानी पीछे वाला ये सेंसरी पार्ट आगे मोटर वाले के साथ भी मिल रहा है और ये एक स्पाइनल नर्व बनाते हैं, सेंसरी पार्ट ऑफ द स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो यानी इस तरह से स्पाइनल नर्व के 2 हिस्से होते हैं, मोटर रूट, एंटीरियर रूट।
अब थोड़ी सी मोटर न्यूरॉन्स के टाइप्स देख लेते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स कितने तरह के होते हैं। एक होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, दूसरे लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन जो है ना हमारे मोटर कॉर्टेक्स से लेके एक्सटेंड कहाँ से कर रहे हैं, ऊपर जो न्यूक्लियाई है मोटर कॉर्टेक्स के, जो ऊपर मोटर कॉर्टेक्स है जो मैंने आपको दिखाया है फिगर में भी, वहाँ से लेके जो क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन स्टेम में मौजूद हैं, क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई, वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, ऊपर मोटर कॉर्टेक्स से लेके फिर ब्रेन स्टेम तक जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया है, यहाँ तक जो है ये अपर मोटर न्यूरॉन एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, या तो ऊपर मोटर कॉर्टेक्स से लेके ब्रेन स्टेम के क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया तक, या तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक भी वो अपर मोटर न्यूरॉन ही है। ब्रेन से मतलब कनेक्शन बन रहा है स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न के साथ, या ब्रेन का कनेक्शन बन रहा है क्रेनियल नर्व के न्यूक्लिया के साथ, तो ये अपर मोटर न्यूरॉन कहलाएगा। लोअर मोटर न्यूरॉन फिर कैसे किसको कहेंगे, वो जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया से फिर आगे निकलेगा है ना, नर्व निकलेगी, ऑब्वियसली क्रेनियल नर्व निकलेगी वो, या फिर जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स से निकलेगी टू द मोटर एंड प्लेट ऑफ द मसल तक, जो जाके मोटर एंड प्लेट ऑफ द मसल को जाके सप्लाई करेगी। स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर निकलेंगे मसल तक जाके सप्लाई करेंगे, जो एंटीरियर हॉर्न से निकलेंगे जो, तो वो हो गए लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, या तो न्यूक्लियाई से जो निकलेंगे फाइबर फिर आगे, या तो उस एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से जो आगे फाइबर निकलेंगे मसल्स तक, वो लोअर मोटर न्यूरॉन कहलाएंगे। दैट्स इट। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब सेंसरी सिस्टम में देखिए सेंसरी स्टिमुलाई कैसे परसीव होता है, पेरिफेरल रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, हमारे पेरिफेरल रिसेप्टर्स है ना, वो सेंसरी स्टिमुलाई को पहले परसीव करते हैं, फिर वो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया सेंसरी जो है पोस्टीरियर रूट में जाता है। तो अब रिसेप्टर्स ने उनको सेंस किया, फिर वो डोर्सल रूट गैंग्लियन में मैसेज ट्रांसमिट होगा, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ फिगर में। वहाँ से फिर ये पेरिफेरल सेंसरी नर्व के थ्रू जाएगा। ठीक है, अब जो यानी रिसेप्टर्स ने सेंसरी स्टिमुलाई को परसीव किया, अब उन्होंने पेरिफेरल सेंसरी नर्व्स की मदद से वो डोर्सल रूट गैंग्लियन की तरफ मैसेज भेजा। अब डोर्सल रूट गैंग्लियन से जो है ना सेंट्रल एक्सॉन्स, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेंगे। ठीक है, ये सेंट्रल एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स जो है ऑफ द डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेंगे, जहाँ पे फाइबर्स जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इस फिगर में भी देखिए 6.7 में सेंसरी पाथवे पूरा बना हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, पेन, टेम्परेचर, टच, ये सारा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी ये किस तरह से पास करता है। यहाँ तक आपको बात याद हुई कि सेंसरी सेंसेशन जो है वो पहले डोर्सल रूट गैंग्लियन में जाती है, फिर वहाँ से सेंट्रल एक्सॉन्स निकलते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज लेके जाएंगे। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड में जब आ गए ना, तो यहाँ पे वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं फाइबर्स। एक होता है डोर्सल कॉलम, दूसरा होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अच्छा, डोर्सल कॉलम पे देखिए फाइबर्स जो है ना, अभी हमने सिर्फ जनरल सेंसेशन की बात की कि वो मैसेज जा रहा है, तो आगे हमने कहा स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे 2 तरह के फाइबर होते हैं। एक डोर्सल कॉलम है, ठीक है, वो फाइबर्स जो कि पोजीशन को सेंस करते हैं, हमारे जो जॉइंट्स की पोजीशन, वाइब्रेशन को और पैसिव मूवमेंट्स को। ठीक है, और कुछ फाइबर्स जो कि कैरी करते हैं सेंस ऑफ टच। ये सारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से जाएंगे और ऊपर जो है अपवर्ड असेंड करेंगे सेम साइड पे एज अ डोर्सल और पोस्टीरियर कॉलम। ठीक है, यानी वाइब्रेशन, सेंस ऑफ पोजीशन, पैसिव मूवमेंट्स और टच की सेंसेशन, ये सब पोस्टीरियर कॉलम के थ्रू ऊपर जाएंगे, ब्रेन तक जाएंगे। ठीक है, लोअर एंड ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पे जब ये पहुंचेंगे ना, तो वहाँ पे ये रिलाई करेंगे, यानी वहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, रिलाई करेंगे इन द ग्रेसाइल एंड क्यूनिएट न्यूक्लियस। ठीक है, 2 न्यूक्लिया होते हैं, एक का नाम है ग्रेसाइल, दूसरा क्यूनिएट, ये मेड्यूला के लेवल पे होते हैं। अब ये वाइब्रेशन, पोजीशन, टच, ये वाले जो फाइबर आ रहे हैं सीधे सीधे ऊपर जा रहे थे, मेड्यूला पे जाके इन्होंने ग्रेसाइल और क्यूनिएट पे थोड़ा स्टे करना है, रिले करना है। अब वहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे जाके ये रिलाई करते हैं द ग्रेसाइल एंड क्यूनिएट न्यूक्लियाई। ठीक है, लोअर एंड ऑफ द मेडुला पे जाके इन्होंने वहाँ पे रिलाई किया। अब फाइबर्स जो है ना
from these second order neurons cross to the opposite side and pass upward in the medial lemniscus to the thalamus। यानी अब यहाँ पर मेडुला के लेवल पे तो ये गए, यहाँ पर इन्होंने रिलाई किया, अब इन्होंने ऊपर जाना है थैलेमस पर, लेकिन वहाँ थैलेमस पर जाने से पहले इनकी क्रॉसिंग होती है। ठीक है, ये क्रॉस हो गए ऑपोजिट साइड पे, राइट वाले लेफ्ट पे, लेफ्ट वाले राइट पे, फिर ये ऊपर जाएंगे मीडियल लेमनिस्कस बन के ऊपर जाएंगे थैलेमस के अंदर। ठीक है, ये हो गया डोर्सल कॉलम। उसके बाद है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, दो मैंने आपको कहे थे। ठीक है, एक डोर्सल कॉलम हो गया, दूसरा ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब इसमें क्या है कि जो वहाँ पर तो थे हमारे टच के, वाइब्रेशन, सेंस ऑफ पोजीशन, पैसिव मूवमेंट्स वाले फाइबर, यहाँ पर जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना, इसमें आपने याद रखना है पेन, टेम्परेचर और कुछ फाइबर सेंस ऑफ टच के कुछ। ठीक है, ये साइनैप्स करेंगे विद द न्यूरॉन्स ऑफ द डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने साइनैप्स किया। अब फाइबर्स ऑफ दीज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर जाएंगे अपवर्ड फॉर फ्यू सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड का, और फिर जाके ये थोड़ा सा ऑपोजिट साइड पे क्रॉस होंगे। तो यानी थोड़ा सा ही स्पाइनल कॉर्ड पे ऊपर जाके क्रॉसिंग होगी इनकी। ठीक है, पेन, टेम्परेचर और कुछ टच के फाइबर डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में इनकी साइनैप्स हुई, वहाँ से सेकेंड ऑर्डर निकले, वो स्पाइनल कॉर्ड में सीधा जाएंगे ऊपर कुछ सेगमेंट्स चल के, फिर इनकी भी क्रॉसिंग होगी। लेवल नहीं बताया, लेकिन कुछ लेवल पे फिर ये अपोजिट साइड पे क्रॉस होते हैं। ठीक है, अब ये फाइबर्स जो है ना, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बना रहे हैं और इन्होंने भी थैलेमस में ही जाके ख़त्म होना है। ठीक है, जो सर्वाइकल वाले सेगमेंट से लाई करेंगे ना, मतलब निकलेंगे ना फाइबर्स, सर्वाइकल सेगमेंट में जो आएंगे, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बनेगा, वो सेंट्रली होगा, बीच में होगा। ठीक है, थोरेसिक के फाइबर लंबर और सैक्रल के जो होंगे ये प्रोग्रेसिवली लेटरल पर जाते जाएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर सर्वाइकल है तो उसका बीच में होंगे फाइबर्स, जहाँ सब ऊपर ही रहे। यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है 6.8, तो इस तरह से देखिए, जो बीच में है वो सर्वाइकल के, फिर थोड़े से बाहर थोरेसिक के, देन लंबर एंड देन सैक्रल। ब्रेन स्टेम जो है वो जॉइन होता है बाय द फाइबर ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, यानी ब्रेन स्टेम में ये सारे फाइबर ट्राइजेमिनल नर्व के साथ जॉइन करते हैं। कौन से? हमारे पेन, टेम्परेचर और कुछ टच के फाइबर्स। ठीक है, ये जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बना है, ये ब्रेन स्टेम में ट्राइजेमिनल नर्व के फाइबर्स के साथ जॉइन हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए सेंसरी कॉर्टेक्स पे। सेंसरी कॉर्टेक्स में आपको पता होना चाहिए कि थैलेमस से जो फाइबर्स है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के निकलेंगे। ठीक है, पीछे सारा हम देख के सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, अब थैलेमस तक आए थे ना, तो थैलेमस से अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा और वो पास करेगा थ्रू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल और प्रोजेक्ट होगा इनटू द सेंसरी कॉर्टेक्स। और सेंसरी कॉर्टेक्स हमारा पोस्ट सेंट्रल गायरस वाले एरिया को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, प्री सेंट्रल गायरस और सेंट्रल सल्कस के बीच में मैंने आपको पूरा दिखाया मोटर कॉर्टेक्स होता है, लेकिन पोस्ट सेंट्रल गायरस पे हमारा होता है सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो अब इस सेंसरी कॉर्टेक्स में ये थैलेमाई वाले फाइबर्स आए हैं, थैलेमाई वाले फाइबर वही इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से पास करेंगे और जाके इस सेंसरी कॉर्टेक्स में प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, अब डर्माटोम्स और कुटेनियस नर्व्स का थोड़ा सा देख लें। उसके लिए आपको फिगर देखिए। अच्छा, इस फिगर में देखिए 6.9 में जो है फ्रंट ऑफ द अपर लिम्ब के आपको डर्माटोम्स दिखाए गए हैं। ठीक है, अपर लिम्ब के भी फ्रंट साइड पे, और नीचे जो है 6.10 में डर्माटोम्स ऑफ द बैक ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है, पीछे से अपर लिम्ब को देखा जा रहा है। और 6.11 में फ्रंट ऑफ द लोअर लिम्ब है, लेकिन उसी के साथ जो 6.12 है उसमें डर्माटोम्स ऑफ द बैक ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, डिफरेंट डर्माटोम्स हैं। तो मैं आपको समझा रही थी कि डर्माटोम्स और कुटेनियस नर्व्स के बारे में, कि आपने एक बात याद रखनी है कि वो हिस्सा स्किन का वो हिस्सा जिसको सेंसरी स्पाइनल रूट सप्लाई करता है, उस स्किन के हिस्से को हम डर्माटोम कहते हैं। ठीक है, समझ में आई? डर्माटोम की डेफिनेशन यही है कि सेगमेंट ऑफ दैट स्किन, ठीक है, सेगमेंट ऑफ स्किन सप्लाइड बाय अ पार्टिकुलर स्पाइनल नर्व रूट इज कॉल्ड डर्माटोम। अब कुटेनियस नर्व्स जो होती हैं उनके अपने ही एरिया होते हैं सप्लाई के। ठीक है, अब डर्माटोम्स की जो नॉलेज है और एरियाज़ जो कि सप्लाई होते हैं बाय वेरियस नर्व्स, ये एक्चुअली हमें ना हेल्प करते हैं कि हम लेजन को लोकलाइज कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए सेंसरी एब्नॉर्मलिटीज़ की क्विक इन्फेरेंस के लिए ये एरियाज़ हमें याद करने होते हैं, यानी ये डर्माटोम्स इंपॉर्टेंट है, हमें याद करने होते हैं कि कहाँ पर C3 है, C5, C6, ये
इनका एरिया कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, ये सेंसरी में हमें काम आएंगे आगे जब हम लेजन को ढूंढेंगे, वेयर इज़ द लेजन, तो उसमें हमें काम आएगा लोकलाइज करने में। ठीक है, ये याद करने हैं। डर्माटोम फिगर्स में शोन है। ठीक है, आगे इसने बताया है ब्लड सप्लाई देख लें। अच्छा, ये पेरिनियल एरिया का भी इसने थोड़ा सा डर्माटोम 6.13 फिगर में दिखाया है। ठीक है, L3, S2, S3, S4। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन आ जाए। ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उसके लिए भी आप फिगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि उसको इंटरनल कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करती हैं और सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, उसके बाद अब ब्लड सप्लाई ऑफ। अच्छा, ये फिगर भी देखें साथ साथ। तो सबसे पहले तो ब्लड सप्लाई ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पहले देखें। इंटरनल कैरोटिड की देखिए दो मेन ब्रांचेस होती है, एक होती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, दूसरी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, ये जो ब्रेन बना भी हुआ है ना, इसमें रेड कलर से एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का एरिया दिखा रहा है और जो स्किन कलर से शोन है ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी का। ठीक है, ये इंटरनल कैरोटिड से दो ब्रांचेस निकलती है। अच्छा, सबसे पहले तो हम मिडल सेरेब्रल आर्टरी को देखें कि हमारा जो लेटरल सरफेस है ना, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल लोब। ठीक है, आगे फ्रंटल है, फिर पैराइटल है, फिर साइड्स में टेम्पोरल लोब से ना इनके लेटरल सरफेस को मिडल सेरेब्रल करती है सप्लाई। ठीक है, और उसमें क्या चीज़ आ जाती है, इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द मोस्ट मोटर and sensory cortex except that part which lies on the medial side। ठीक है, मीडियल साइड वाला नहीं आता, वो रह जाता है। मिडल की बात हो रही है, मिडल सेरेब्रल की, जो कि यहाँ पे स्किन कलर से शोन है। ठीक है, स्किन कलर वाला एरिया देखते जाएं, अब उसको इमेजिन करते जाएं कि ये लेटरल सरफेस ऑफ फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल को सप्लाई कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह फिगर में शोन है। और इसमें ज़्यादातर मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो मीडियल साइड है अंदर की तरफ जो होगा वो इसमें रह जाता है, और इसके अलावा वो हिस्सा जो मीडियल साइड पे वो उसको नहीं कर रही जो कि हमारे लोअर लिम्स को सप्लाई कर रहा होता है। हमने पढ़ा था ना, लोअर लिम्स वाला अंदर होता है, तो वो इस ब्लड सप्लाई से जो है वो नहीं होता। ठीक है, मिडल सेरेब्रल उसको नहीं करती, मीडियल सरफेस को। अब यही जो है ना मिडल सेरेब्रल आर्टरी ही पेनिट्रेटिंग ब्रांचेस देती है, जिसको हम कहते हैं लेंटिक्यूलोस्ट्राइएट आर्टरीज। ये पेनिट्रेटिंग ब्रांचेस होती हैं जो कि इन एडिशन टू अदर स्ट्रक्चर्स सप्लाई करती हैं इंटरनल कैप्सूल को। ठीक है, यानी इसी मिडल सेरेब्रल से लेंटिक्यूलोस्ट्राइएट निकलती है और वो इंटरनल कैप्सूल और कुछ बाकी स्ट्रक्चर्स भी हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी यही मिडल सेरेब्रल जो है ऑक्सीपिटल पोल को भी सप्लाई करती है, यानी वो हिस्सा विजुअल कॉर्टेक्स का जो कि मैक्यूलर विजन के लिए चाहिए होता है, मैक्यूलर जो सेंट्रल विजन के लिए ज़रूरी होता है, उस हिस्से को मिडल सेरेब्रल करती है। ठीक है, वो हिस्सा विजुअल कॉर्टेक्स का। उसके बाद आ जाए देखें एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड की दूसरी ब्रांच है, रेड हिस्सा जो शोन है ब्रेन पे। अब ये सप्लाई करती है मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे। जो मीडियल सरफेस है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, उसको एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी। अब इसमें भी मोटर को और सेंसरी कॉर्टेक्स आ जाता है। ठीक है, जो कंट्रोल करता है हमारे लोअर लिम्ब को। ठीक है, सून आफ्टर इट्स ओरिजिन इट गिव्स अ पेनिट्रेटिंग ब्रांच जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस आर्टरी। ठीक है, अब इसमें से यानी मिडल सेरेब्रल से भी हमने कहा पेनिट्रेटिंग निकलती है, उनको हमने लेंटिक्यूलोस्ट्राइएट आर्टरीज का। अब यहाँ से इसमें से जो निकलती है एंटीरियर सेरेब्रल से जो पेनिट्रेटिंग निकलती है उसको हमने नाम दिया है ह्यूमरस आर्टरी। ह्यूमरस आर्टरी जो कि इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है कंटेनिंग फाइबर्स फॉर अपर लिम्ब एंड फेस। ठीक है, अपर लिम्ब और फेस के लिए उसके पास फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल में जो ये फेस और अपर लिम्ब के फाइबर्स जा रहे होते हैं उनको ये ह्यूमरस आर्टरी सप्लाई करेगी। ठीक हो गया, लेट्स इट। अब आ जाए वर्टिब्रल आर्टरी पे। अच्छा, वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है ना, दो हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज है टुगेदर ये बेसिलर आर्टरी बनाती है। ठीक है, ब्रेन स्टेम जो है ये इन्हीं वेसल से सप्लाई होता है, हमारा ब्रेन स्टेम। बेसिलर आर्टरी जो है ये दो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज में डिवाइड होगी, यानी ऊपर दो वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही थी, मिलके उन्होंने एक बेसिलर बनाई। ठीक है, तस्वीर भी बनी हुई है, नीचे देखिए दो वर्टिब्रल है येलो कलर की, फिर उन्होंने बेसिलर बनाई। अब बेसिलर से दो पोस्टीरियर सेरेब्रल निकलती है।
ठीक है। जो ग्रीन एरिया ऊपर ब्रेन बना हुआ है, इसमें भी ग्रीन एरिया पोस्टीरियर सेरेब्रल को इंडिकेट कर रहा है। पोस्टीरियर सेरेब्रल का बस ये काम है कि ऑक्सीपिटल लोब को सप्लाई करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी, जिसमें हमारा विजुअल कॉर्टेक्स आ जाता है। ठीक है। मैक्यूलर एरिया को, विजुअल कॉर्टेक्स का जो मैक्यूलर एरिया वाला हिस्सा था, उसको हमारी करती है मिडिल सेरेब्रल करती है। ठीक है। इंटरनल की कैरोटिड की ब्रांच थी। पूरे बाकी रिमेनिंग सारे विजुअल कॉर्टेक्स को पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी करेगी, जो वर्टेब्रल आर्टरी की ब्रांच है। ठीक हो गया। अब आ जाए सर्कल ऑफ विलिस पे। अब देखिए, हर हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो मैंने आपको बताया रेड से डिनोटेड थी, हर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कनेक्ट हुई हुई है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ। कैसे? एक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की मदद से। ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर सेरेब्रल आपस में पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की मदद से आपस में कनेक्टेड है, एंड विद इट्स काउंटर पार्ट बाय एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है। नीचे फिगर में बना हुआ है कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपस में पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की मदद से जुड़े हुए हैं, और वो दोनों आपस में जो है ना, दोनों एंटीरियर कम्युनिकेटिंग की मदद से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो एक इफेक्टिव कोलेटरल सर्कुलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ बोथ कैरोटिड एंड वर्टिब्रल। क्योंकि देखिए ना, पोस्टीरियर सेरेब्रल तो वर्टिब्रल की ब्रांच है, एंटीरियर हमारे इंटरनल कैरोटिड की, तो वर्टिब्रल और इंटरनल कैरोटिड का आपस में एक कोलेटरल बना हुआ है। ठीक है। आपस में मिली हुई है। आगे देखिए, ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड आर्टरी ऑफ द एरम-क्यूबिक्स। ठीक है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है, ये किसकी ब्रांच है? एंटीरियर स्पाइनल है, तस्वीर भी बनी हुई है ब्लू कलर की। एंटीरियर स्पाइनल आपने याद रखनी है, वर्टिब्रल आर्टरी की ही ब्रांच होती है। ठीक है। आर्टरी दोनों साइड से कंबाइन होके एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बनाते हैं, जो कि सिर्फ एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेगी, और उसमें पैरामिडल ट्रैक्स वाला भी एरिया आ जाएगा। ठीक है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच, दोनों साइड्स से आती हैं और एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बनती है। ठीक है। जो कि एंटीरियर 2/3 स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है। जबकि पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये भी है वर्टिब्रल आर्टरी की ही ब्रांच, दोनों साइड से ही आर्टरीज आएंगी टुगेदर, और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को, जिसमें डोर्सल कॉलम्स भी आ जाएंगे, क्योंकि पीछे डोर्सल होते हैं सेंसरी वाले, उनको सप्लाई करेगी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है दोनों वर्टिब्रल्स की ही ब्रांच, सिर्फ वो एंटीरियर 2/3 को, ये पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर 1/3 को करेगी। अब आती है आर्टरी ऑफ द एरम-क्यूबिक्स। अब आर्टरी ऑफ द एरम-क्यूबिक्स जो है, उसमें कह रहा है कि दोनों जो स्पाइनल आर्टरीज़ हैं, ये रिसीव करती है फीडिंग वेसल्स फ्रॉम द इंटरकोस्टल एंड एब्डोमिनल आर्टरीज। आर्टरी ऑफ एरम-क्यूबिक्स इज द मोस्ट important contribution of the anterior spinal artery, usually from the 10th left intercostal artery, but it is variable. It can be damaged in the dissection of aorta, abdominal surgery और aortography। यानी ऊपर जो हमने देखी ना, एक एंटीरियर स्पाइनल है, दूसरी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, दोनों ये स्पाइनल आर्टरीज जो है ना, ये फीडिंग वेसल्स भी रिसीव कर रही होती है। अब इनको फीडिंग वेसल्स कहाँ से मिल रही हैं? इंटरकोस्टल से। याद रखिएगा कि दोनों को फीडिंग वेसल इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल आर्टरीज से मिल रही है। ठीक है। तो उनमें एक आर्टरी ऑफ एरम-क्यूबिक्स भी है। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की, यानी जिस तरह इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल आर्टरीज फीड कर रही है ना स्पाइनल को, तो एक ऐसी ही आर्टरी, उसका नाम दिया गया है आर्टरी ऑफ एरम-क्यूबिक्स। ठीक है। ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की एक कंट्रीब्यूशन है, और निकलती ये 10th लेफ्ट इंटरकोस्टल वाले एरिया से। ठीक है। उस आर्टरी से 10th लेफ्ट इंटरकोस्टल आर्टरी ही होती है, क्योंकि हम कह रहे हैं इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल उसको सप्लाई कर रही है, उसको फीड कर रही है। तो 10वीं जो है ना, ज़्यादातर 10th लेफ़्ट वाली इंटरकोस्टल आर्टरी, वो होती है आर्टरी ऑफ एरम-क्यूबिक्स, और ये डैमेज भी हो सकती है अगर ऐसी कोई एब्डोमिनल सर्जरी हो, एओर्टोग्राफी हो, या डायसेक्शन हो जाए एओर्टा की, तो ये वाली जो है वो कट ऑफ हो सकती है। तो स्पाइनल कॉर्ड की आर्टरी में आपने एंटीरियर स्पाइनल याद रखना है, पोस्टीरियर स्पाइनल, और एक फीडिंग वेसल जिसका नाम है आर्टरी ऑफ एरम-क्यूबिक्स, जो कि 10th लेफ्ट इंटरकोस्टल आर्टरी ही होती है। ठीक है। दैट्स इट। तो आगे जो है, यहाँ तक हमारा हो गया न्यूरो एग्जामिनेशन।